तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हम बायो एनर्जेटिक और मेटाबॉलिज्म जो कि हमारे साथ पोस्ट आर एन बी एस एन फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 7 के टॉपिक्स है, इसके आज हम पार्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बायो एनर्जेटिक्स के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ मैंने आपको तमाम बातें जो है बताई थी। इसी तरह से फिर कल के लेक्चर में हमने एटीपी पर बात की थी कि एटीपी हमारे साथ क्या होता है, ठीक है, एटीपी का काम क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है। फिर इसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म पर काफ़ी डिटेल के साथ बात की कि मेटाबॉलिज्म जो है ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए विद इन सेलुलर लेवल पर सेल्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी तोड़ फोड़ करके उससे एनर्जी को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और फिर वही एनर्जी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, जिसके ज़रिए फिर हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो अपना फंक्शंस क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। कल जो है हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से हम स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन आप स्टूडेंट्स कह रहे थे कि बस इतना काफ़ी है, तो हमने कल फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पर क्लास को क्या कर लिया, स्टॉप कर लिया। सो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का अगर आप लोगों को याद हो तो इस यूनिट के इस सब्जेक्ट के यूनिट 1 में ही मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से बताया था कि रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन इज द गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन या द गेनिंग ऑफ प्रोटॉन, एंड ऑक्सीडेशन हमारे साथ क्या होता है, द लूजिंग ऑफ प्रोटॉन या द गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो वो हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, मतलब विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके सेल्स के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो क्या होती है, गेनिंग और लूजिंग होती है, ठीक है, जिसके बेस पर एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होती है या एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफ़र होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। यहाँ पर सिंपल डिफिनीशंस आपको दिए गए हैं, इस पर हम बात करेंगे और इस पर हम बात करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कहते हैं कि ऑल रिएक्शन विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन फ्लो आर कंसीडर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। पहली बात यहाँ पर आप लोगों को क्या बताई गई है, कहते हैं कि जितने भी रिएक्शन होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की फ़्लो होती है, मतलब एक सेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो जाता है दूसरे सेल को, फिर उसी दूसरे सेल से इलेक्ट्रॉन जाता है तीसरे सेल को। तो ऐसे हमारे साथ जितने भी रिएक्शन होते हैं तो इसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कंसीडर करते हैं, जिसमें एक सेल जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिसीव करता है, और दूसरा सेल जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, उसको लॉस करता है, ठीक है। तो इसी तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ये हो रहे होते हैं। सो द बेसिक डिफिनीशन कैन बी डिफाइंड इज वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज लॉसेस इलेक्ट्रॉन वेल अनदर इज रिड्यूस गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये वो रिएक्शन होते हैं, ठीक है, जिसमें एक रिएक्टेंट जो है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, उसको क्या करता है, रिलीज करता है। सो वो रिएक्टेंट जो कि अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उस रिएक्टेंट को हम ऑक्सीडाइज रिएक्टेंट कहेंगे, ठीक है। और वो रिएक्टेंट जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, उसको गेन करता है, ठीक है, तो उस रिएक्टेंट्स को हम क्या कहेंगे, रिड्यूस्ड रिएक्टेंट कहेंगे, कि ये रिएक्टेंट हमारे साथ क्या हो गए, रिड्यूस्ड हो गए, ठीक है। सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ वाइटल प्रोसेस दैट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आगे एक टॉपिक आने वाला है ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस, ये टॉपिक आने वाला है जिसमें हम
मुकम्मल तौर पर इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सेल से दूसरे सेल को ट्रांसफ़र होती है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान कौन कौन से कोफैक्टर कौन कौन से एंजाइम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो इसका हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी की जब प्रोडक्शन हो जाती है तो फिर दूसरा काम ये होता है कि इस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें एक जो प्रोसेस है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जो कि तमाम जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी मेंटेनेंस के लिए, इनकी सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से जो है दूसरी जगह मुंतकिल होती है तो इस दौरान ये ख़ास तरह की एनर्जी को रिलीज़ करती है या ख़ास मकदार में एनर्जी को रिलीज़ करती है, और वही एनर्जी जो है उसी एनर्जी से फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एडीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, एएमपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। तो ये असल में जितने भी मैंने आपको नाम लिए तो ये एनर्जी कंपाउंड्स है, एनर्जी रिच कंपाउंड है, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है और यही एनर्जी जो है हमारी बॉडी को क्या होती है, इसकी ज़रूरत होती है, और ज़रूरत पड़ने पर ये फिर एनर्जी इसको इस एनर्जी को क्या करती है, हमारे सेल्स हमारी बॉडी यूज़ करती है। So the primary source of energy that drives the electron flow in nearly all of these organisms is the radiant energy of the sun in the form of electromagnetic radiation or light. So सबसे जो पहला सोर्स है एनर्जी का, जिसके बेस पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, तो वो हमारे पास कौन सी एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है। सूरज की जो शुआएं होती हैं, सूरज से जो शुआएं आ रही होती हैं, ठीक है, तो इसी शुआओं के बेस पर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोसेस है वो शुरू होता है, और इसी तरह से एनर्जी जो है वो एक सेल से दूसरे सेल को क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि प्लांट जो है ये हमारे साथ वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो कि डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ करते हैं, लेकिन प्लांट्स के अलावा जो हेट्रोट्रोपिक सेल्स है, जैसे कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, दूसरे एनिमल्स हो गए, तो ये सन की जो शुआएं है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सो सूर प्लांट के अलावा जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है वो सन की शुआओं को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते एनर्जी के सोर्स के तौर पर, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने अपने साथ जहन में याद रखनी है। अच्छा जी, थ्रू अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस द सन is able to generate thermal energy which we can feel as warmth from electromagnetic radiation which we perceive as light, ठीक है। कहते हैं कि सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, ठीक है, तो उन न्यूक्लियर रिएक्शन की बुनियाद पर सन में एक ख़ास तरह की थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमें जब हम पर सूरज पड़ता है, सूरज की शुआएं पड़ती है तो वो हमें गर्म फील होती है, ठीक है, उससे हमें गर्माइश मिलती है। तो ये गर्माइश क्यों मिलती है, क्योंकि सन के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे होते हैं, और उन्हीं रिएक्शन के बेस पर जितनी भी हीट वहाँ पर प्रोड्यूस हुई होती है तो उसी वही हीट जो है हम तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ज़रिए जो है पहुँचती है, ठीक है, और हमें फिर गर्माइश जो है वो महसूस होती है। तो ये एक जनरल नॉलेज की बात आप लोगों को यहाँ पर शेयर की गई थी, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कंसेप्चुअली भी इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Electron transport chain is a series of compounds that transfer electron from electron donor to electron acceptor via redox reaction and couples this electron transfer with the transfer of protons across a membrane. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन
ये असल में हमारे साथ एक सीरीज ऑफ कंपाउंड पर मुश्तमिल एक सेट होता है। इनका काम ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन से, एक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है, और दूसरे कंपाउंड को वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन किस रिएक्शन के ज़रिए होते हैं? ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए होते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन आपको मैंने बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कंबाइन करके इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इसको कलेक्टिवली हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए या रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है ये एक सेल से दूसरे सेल को क्या होती है, मुंतकिल होती है। और इसी तरह से आखिर में ये जो इलेक्ट्रॉन होता है तो ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेता है, सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस कर लेता है, और इसी तरह से सेल के अंदर चला जाता है या सेल से बाहर आ जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये क्यों होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आखिर क्यों होता है? तो इसके पीछे रीज़न ये होती है कि हमारे सेल्स में, हमारे सेल्स के अंदर जो रिस्पायरेटरी रिएक्शन होती है, ठीक है, या सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन इसमें क्या होते हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं तो वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होते हैं, ठीक है। तो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमारे सेल्स जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक कंपाउंड से लेते हैं, दूसरे कंपाउंड को देते हैं, और इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेते देते ऑक्सीजन तक पहुंच जाता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एट द एंड इससे हमारे साथ जो प्रोडक्ट बनता है तो उस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स आते हैं। और एटीपी मॉलिक्यूल को हासिल करने के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है, ये एक हमारे साथ सीरीज ऑफ कंपाउंड पर मुश्तमिल एक चेन होता है, जिसमें एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा कंपाउंड वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और ये प्रोसेस रिडॉक्स रिएक्शन के ज़रिए जो है होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। समझ में आ गई ये बात? जी सर। सर इसमें कोई एमसीक्यूज है? जी सर इसमें एमसीक्यूज किस तरह बनते हैं? एमसीक्यूज इसमें बनते हैं बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको वही बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये आपके पास वो कंपाउंड्स या वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस को क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, एक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है, डोनर से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्टर को देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरे प्रोटीन जो दूसरा एक्सेप्टर होता है उससे वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है और फिर तीसरे कंपाउंड को देते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ये असल में इनका काम ट्रांसपोर्टर की तरह होता है। ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, या एक कंपाउंड से या एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तीसरे मॉलिक्यूल को देते हैं, फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, चौथे मॉलिक्यूल को देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या हैं? The electron transport chain consists of four main protein complexes, often referred as complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एग्जाम में MCQs पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी प्रोटीन कम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस के दौरान कितने प्रोटीन कम्प्लेक्सेस जो है वो काम कर रहे होते हैं? तो फोर मेन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस जो है वो क्या होते हैं, वो एक्टिव होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जो है परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब वो फोर मेन प्रोटीन कम्प्लेक्सेस क्या है? एक कम्प्लेक्स 1 है, एक कम्प्लेक्स 2 है, एक 3 है और एक हमारे साथ 4 है।
along with 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इसमें हमारे साथ 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर से क्या मुराद है? बिक्विनोन एंड साइटोक्रोम सी। बिक्विनोन और साइटोक्रोम सी ये हमारे साथ वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं जो कि मोबाइल होते हैं। मोबाइल से मुराद इन मोशन में होते हैं, बखुद, मतलब खुद ब खुद जो है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और अपनी जो मेन पॉइंट है वहाँ तक इलेक्ट्रॉन को ले जाते हैं। सो दीज कम्प्लेक्सेस वर्क टुगेदर सीक्वेंशली। ये जो कंपाउंड्स हमारे साथ कम्प्लेक्सेस होते हैं ये मिलजुल कर सीक्वेंस के साथ जो है काम कर रहे होते हैं और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर इसमें NADH होता है, इसमें FADH2 होता है, टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है? ऑक्सीजन है। अगर आपको याद हो तो इस स्लाइड से पहले मैंने आपको बताया कि हमारे साथ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रिसीवर होता है वो कौन होता है? वो ऑक्सीजन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे साथ क्या होती है? ATP की प्रोडक्शन होती है। सो यहाँ पर आप लोगों को जो बात याद रखनी है वो ये है कि हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं तो वो NADH आते हैं और FADH आते हैं। NADH से क्या आता है? निकोटीन एमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड, और FAD से मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास NADH और FADH2 ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है, अल्टीमेटली ड्राइविंग द प्रोडक्शन ऑफ ATP थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए फिर आखिर में हमारे साथ क्या बनते हैं? ATP की प्रोडक्शन होती है। तो इसकी समझ आपको आ गई क्या नहीं? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। अब यहाँ पर हम एक एक कम्प्लेक्स को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या डोनेट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन कैरियर फंक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे कम्प्लेक्स 1 की। सो कम्प्लेक्स 1 में हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो आपके पास कौन सा होता है? वो आपके पास निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सो NADH इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड द क्रिप्स साइकिल। आप लोगों को ये भी याद रखना है कि आपके पास जो NADH है ये कब प्रोड्यूस होते हैं, किस दौरान प्रोड्यूस होते हैं? ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और क्रिप्स साइकिल के दौरान जो है इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस ग्लाइकोलाइसिस या क्रिप्स साइकिल को जो है इसको सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर सबस्ट्रेट, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही होती है तो इस दौरान हमारे पास जो कंपाउंड बनता है या जो कोफैक्टर बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम NADH कहते हैं। अच्छा जी, फिर क्या होता है? In the electron transport chain, NADH donates its electron to complex 1, ठीक है, NADH dehydrogenase located in their inner mitochondrial membrane. This transfer of electron result in the pumping of proton across the membrane, contributing to the proton gradient. कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन शुरू हो जाता है तो ये प्रोसेस कहाँ पर शुरू होता है? ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर शुरू होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी MCQs बायोकेमिस्ट्री में अगर पास पेपर में देखें तो आपको लाजमी तौर पर ये MCQs मिलेगा। पावर हाउस ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये सेल का ऑर्गेनेल है, सेल के अंदर ये पाया जाता है। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, गोल्जी बॉडीज पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और हर एक ऑर्गेनेल का अपना एक ख़ास फंक्शन होता है, ठीक है। तो
माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पैदा होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये एक पावर हाउस के तौर पर काम करती है सेल के लिए। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर एटीपी जो है बिल्कुल नहीं बनेंगे, और जब एटीपी नहीं बनेंगे एनर्जी नहीं बनेगी। जब एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल तक एनर्जी नहीं पहुंचेंगी। जब सेल्स ऑर्गन्स तक एनर्जी नहीं पहुंचेंगी तो वो अपने काम को छोड़ देंगे, और इसी तरह से तो पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब शुरू हो जाता है तो इस दौरान हमारे साथ जो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, डोनेट कर लेता है कॉम्प्लेक्स 1 को। कॉम्प्लेक्स 1 में हमारे पास कौन होते हैं, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है, जो कि कहाँ पर वाक़या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र हो जाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से पंपिंग ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। और इसी तरह से एक ग्रेडियंट, एक प्रेशर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आफ्टर डोनेटिंग इट इलेक्ट्रॉन, जब ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है तो ये NADH कन्वर्ट हो जाता है, किस में, NAD प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन व्हेन निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड डोनेट इट इलेक्ट्रॉन, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, किस चीज़ में ये रिड्यूस हो जाता है। तो इससे फिर क्या बन जाता है, इससे फिर NAD प्लस बन जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने अपने साथ माइंड में याद रखना है। अब ये मैं वो पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ जिसके एग्जाम में आने के चांसेस है, तो इसलिए आप इसको गौर से सुना करें। इसके बाद हमारे साथ आता है कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 में आपके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 2 में आपके पास FADH2 होता है। MCQs में आपसे पूछ सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन इन कॉम्प्लेक्स 2 विच वन इज द फॉलोइंग इज द इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मंदरजेल में से कॉम्प्लेक्स 2 में कौन सा जो है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ऑप्शन में आपको दिए गए होंगे NADH, फिर ऑप्शन बी में दिया गया होगा NAD प्लस, फिर ऑप्शन सी में दिया होगा FADH2, फिर ऑप्शन डी में दिया गया होगा FADH। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास FADH2 आएगा। FADH2 से क्या आता है, मतलब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। सो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द क्रिप्स साइकिल थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और किस दौरान प्रोड्यूस होता है। तो ये क्रिप्स साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है, किस चीज़ के ज़रिए, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट। जब सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन हो जाती है और सक्सिनेट कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरेट में, तो इस दौरान जो है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है। अच्छा जी, unlike NADH, flavin adenine dinucleotide donate its electron to complex 2 succinate dehydrogenase by passing complex 1. Complex 2 then transfer the electron to biquinone coenzyme Q, ठीक है। अच्छा जी, जब फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है कॉम्प्लेक्स 2 को, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज
एंजाइम को जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है तो फिर यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, इसने फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है तो वही इलेक्ट्रॉन ये कहाँ ट्रांसफ़र कर लेता है, ये बिक्विनोन को ट्रांसफ़र कर लेता है जो कि हमारे साथ को एंजाइम क्यों है। ठीक है, को एंजाइम मैंने कल भी आपको बताया था कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं या वो फैक्टर होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं जो कि एंजाइम के साथ मिलकर क्या करते हैं, कोलेब्रेशन करके प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड टू बिक्विनोन आल्सो रिजल्ट इन द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, जैसे कि निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड के दौरान जब इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था और उससे हमारे साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटॉन आयन की ग्रेडियंट जो है प्रेशर बन गया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड भी जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है किसको, बिक्विनोन को दे देता है, तो इस दौरान ये भी प्रोटॉन्स को क्या करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इसको क्या करता है, पंप करता है, जिसकी वजह से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? सर एक दफा रिपीट कर दें। अच्छा जी, देखिए सिंपल अल्फाज में अब मैं आपको समराइज करता हूँ। कम्प्लेक्स 2 में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो उसको हम फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। फ्लेविन एडेनिन कब प्रोड्यूस होता है, फ्लेविन एडेनिन क्रिप्स साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है जब सक्सिनेट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है और वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है तो क्रिप्स साइकिल के दौरान जो है ये फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस होते हैं। जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड अपने इलेक्ट्रॉन कम्प्लेक्स 2 को दे देता है जिसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है। ठीक है, तो यही सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है किसको, कोएंजाइम क्यू को, जिसको हम बिक्विनोन भी कहते हैं। फिर यही कोएंजाइम क्यू को जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, तो इस दौरान जो है जो प्रोटॉन होते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है उसको क्या किया गया होता है, पंपिंग, उसकी पंपिंग हो चुकी होती है, मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो घुस चुके होते हैं, एंटर हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मज़ीद प्रोटॉन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत सेल के, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर के एनवायरनमेंट के। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। प्रोटॉन आयन क्या होते हैं, प्रोटॉन आयन आपके पास हाइड्रोजन आयन को कहते हैं, H+ जो है इसको हम प्रोटॉन आयन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई इस प्रोसेस की? जी सर। जी सर। सर FADH2 FADH में कन्वर्ट नहीं होता जिस तरह NADH+ जो है वो NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। ये भी जब इसकी जब क्या कहते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है, ठीक है, तो जाहिर बात है ये भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो ये भी किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी फिर आपको FAD+ में कन्वर्ट होता है। ठीक है, FADH+ में ये कन्वर्ट हो जाता है, इसके साथ ये H भी होता है क्योंकि इसने एक प्रोटॉन को क्या किया होता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया होता है, तो इस वजह से इसके साथ क्या होता है, FADH होता है। सही है, सही है। यस सर। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ आता है कम्प्लेक्स 3। कम्प्लेक्स 3 में आपके पास कोएंजाइम क्यू होता है जिसको हम बिक्विनोन भी कहते हैं। ठीक है, या यूक्विनोन। अब लोगों की प्रोनाउंसिएशन है, लोग इसको डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेडिकल में प्रोनाउंसिएशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट
या इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। सो बिकिनोन इज अ स्मॉल लिपिड soluble molecule that act as a mobile electron carrier in the inner mitochondrial membrane. It accepts electron from both complex 1 and complex 2 and transfer them to complex 3, जिसमें हमारे साथ साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, B कम्प्लेक्स 1 होता है। अच्छा जी, कम्प्लेक्स 3 प्रोसेस, कम्प्लेक्स 3 जो है ये हमारे साथ तीसरा स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मेन रोल किस चीज़ का होता है, मेन रोल कोएंजाइम क्यू का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कोएंजाइम क्यू जिसको भी क्विनोन कहते हैं, ये एक स्मॉल लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल है, मतलब ये सिर्फ लिपिड में हल सोलुबल होता है, डिज़ोल्व होता है, और पानी में ये डिज़ोल्व नहीं होता, ठीक है। पानी के साथ ये रिएक्शन नहीं करता, इसका रिएक्शन सिर्फ लिपिड्स के साथ होता है। सो ये स्मॉल लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल होता है और ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करता है। मतलब ये है कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी करके उसको वहाँ से लेकर दूसरी जगह पहुंचाते हैं। सो इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 ने जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए होते हैं या वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आए हुए होते हैं, तो इन दोनों कम्प्लेक्सेस से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। एक्सेप्ट से मुराद रिसीव कर लेता है, ठीक है, और फिर इसको ट्रांसफ़र कर देता है कहाँ पर, कम्प्लेक्स 3 में, जहाँ पर साइटोक्रोम बी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स होता है। सही है। स्टोरी की तरह मैं आप लोगों स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। देखिए कम्प्लेक्स 3 में जो मेन रोल होता है वो कोएंजाइम क्यू का होता है। कोएंजाइम क्यू ये कौन सी चीज़ है, ये आपके साथ बिक्विनोन है, ठीक है। बिक्विनोन जो है ये एक स्मॉल लिपिड सोलुबल मॉलिक्यूल है और ये जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर काम करता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये जो है दोनों कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 से जो इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते हैं, तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, ले आता है। कम्प्लेक्स 3 में आपके पास जो मेन चीज़ होती है वो कोएंजाइम क्यू होता है। ये क्या करता है, ये दोनों कम्प्लेक्स 1 और कम्प्लेक्स 2 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है कम्प्लेक्स 3 में, जिसमें हमारे साथ साइटोक्रोम BC1 कम्प्लेक्स होता है। बिकिनोन जो है ये क्या होता है, शटल बिटवीन इट रिड्यूस, ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, बिकिनोन जो है ये रिड्यूस हो जाता है किस चीज़ में, बिकिनोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइज बिकिनोन जो है फॉर्म्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग के दौरान जो है ये बिकिन ऑक्सीडाइज बिकिनोन जो है ये बनता है, ठीक है। सो इसके बाद क्या होता है, अब आगे पढ़ेंगे। फिर आ जाता है हमारे साथ लास्ट स्टेज जो कि कम्प्लेक्स 4 है। कम्प्लेक्स 4 में आपके पास क्या होते हैं, साइटोक्रोम C होते हैं। साइटोक्रोम C ये आपके पास एक स्मॉल हीम प्रोटीन है। हीम से मुराद ये है कि इसमें आयरन भी होता है और ये ऑक्सीजन कैरियर होता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। आप लोगों ने हीमोग्लोबिन का नाम तो सुना होगा जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे सेल्स, हमारे टिश्यूज तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। सो साइटोक्रोम C ये हीम प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो मेम्ब्रेन होता है, तो उस मेम्ब्रेन में जो स्पेसिस होते हैं, ठीक है, तो उसके दरमियान जो है ये हीम प्रोटीन जो है ये मौजूद होता है। It receives electron from the complex 3 and carries them to complex 4। अब ये हीम प्रोटीन क्या करते हैं, ये हीम प्रोटीन जो है असल में साइटोक्रोम 3C होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कम्प्लेक्स 3 से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है साइटोक्रोम 4 में, जिसमें हमारे साथ साइटोक्रोम C जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जब साइटोक्रोम C साइटोक्रोम 4 में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो ये
खुद ब खुद जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को दिया होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। जिसने जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है साइटो कॉम्प्लेक्स 4 में, तो इस वजह से साइटोक्रोम सी जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम साइटोक्रोम सी टू साइटोक्रोम 4 contribute the pumping of proton across the inner mitochondrial membrane। वही बात है कि जब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं कम्प्लेक्स 4 को, ठीक है, तो इस दौरान जो प्रोटॉन्स आयंस होते हैं तो वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ क्या हो रहे थे, पंप हो रहे होते हैं, अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो इस वजह से मुसलसल अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन है वो मुसलसल जो है वो बढ़ 5 में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होता है। तो हमारे साथ जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो कौन होते हैं, वो ऑक्सीजन होता है। तो आपके एग्जाम में ये पॉइंट भी आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द लास्ट कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, हमारे साथ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन का लास्ट कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है, या रिसीवर कौन होता है, तो वो आपके पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, और इसी तरह से फिर हमारे साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिसमें फिर एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रोसेस होता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। अब ये पूरा प्रोसेस किस लिए होता है, ये पूरा प्रोसेस एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए होता है, ताकि एटीपी मॉलिक्यूल्स बने जो कि हमारे बॉडी, हमारे सेल्स को एनी टाइम जो है दरकार होते हैं, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा जी, अब हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की किस तरह से तोड़ फोड़ होती है और किस तरह से इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। सो ग्लूकोज इज द की न्यूट्रिएंट फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इट इज द सेंट्रल सब्सटेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ये हमारे साथ कॉमनली ग्लूकोज है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सो ग्लूकोज जो है ये हमारे साथ एक की न्यूट्रिएंट है जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में ये हमारे साथ सेंट्रल सब्सटेंस होता है। सेंट्रल सब्सटेंस से मुराद ये है कि कार्बोहाइड्रेट में ये हमारे साथ सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होता है या सिंपलेस्ट सब्सटेंस होता है, जो इसके आगे मज़ीद अगर इसकी हम ब्रेक डाउन करते हैं तो इससे मज़ीद सिंपल सब्सटेंस नहीं बनता, ठीक है। सो ग्लूकोज जो है ये हमारे साथ सेंट्रल या बिल्डिंग ब्लॉक है। कार्बोहाइड्रेट का यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बताया हुआ भी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप लोग देख सकते हैं यूनिट नंबर 3 में। अच्छा जी, ड्यूरिंग डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रोलाइज टू मोनोसेक्राइड वाइज glucose, fructose, and galactose, which are absorbed in the bloodstream through the small intestine. Anaerobic respiration occurs when no oxygen is present. कहते हैं कि जब डाइजेशन हो रही होती है, ठीक है, तो डाइजेशन के दौरान कार्बोहाइड्रेट जो है ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, मतलब इसके साथ वाटर रिएक्शन करके इसको ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देता है। मोनोसेक्राइड्स आपके पास ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, मोनोसेक्राइड है, ये आपने याद रखना है। अब जब ये मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सिंपल सब्सटेंसेस इससे बन जाते हैं, तो ये सिंपल सब्सटेंसेस जो है ये हमारे ब्लड के ज़रिए चले जाते हैं इंटेस्टाइन में, और फिर इंटेस्टाइन जो है ये क्या करती है, इसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, ठीक है। और इसी तरह से इसको जब एब्जॉर्ब करती है तो एब्जॉर्ब करते करते इसको फिर मज़ीद ब्लड जो है वो आगे पहुंचाती है लिवर में, ठीक है। इसी तरह से लिवर में भी इसकी मेटाबॉलिज्म होती है। सेल्स के अंदर जो अभी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात की, तो सेल के अंदर भी इसकी मज़ीद क्या होती है, कैटाबॉलिज्म हो रही होती है, इसकी तोड़फोड़ हो रही होती है और इससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है।
एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? एनएरोबिक रिस्पायरेशन ये हमारे साथ वो रिएक्शन होती है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन से मुराद ये है कि वो रिएक्शन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है उसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एन एरोबिक से मुराद ये है जो कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है उसको हम एन एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो एन एरोबिक रिस्पायरेशन तब होती है जब कोई ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता। सही है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हैज़ कैटाबॉलिक पाथवे एंड एनाबॉलिक पाथवे। कार्बोहाइड्रेट की जब तोड़फोड़ होती है तो दो तरीक़ों से होती है। एक तरीके से कैटाबॉलिक पाथवे में होती है, मतलब जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, लार्ज कंपाउंड्स होते हैं, तो उसकी ब्रेक डाउन करके उसको स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी तरह से एनाबॉलिक पाथवे में उसी स्मॉल मॉलिक्यूल्स को दोबारा से क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है और उससे लार्ज मॉलिक्यूल जो है बनाए जाते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट की जब कैटाबॉलिज्म होती है तो कार्बोहाइड्रेट ये लार्ज मॉलिक्यूल है, इसकी जब कैटाबॉलिज्म होती है, ब्रेकडाउन होती है, तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह से एनाबॉलिक पाथवे में यही ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सक्रोज कंबाइन होकर दोबारा से कार्बोहाइड्रेट को बनाती हैं। सो द कैटाबॉलिक पाथवे ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेफर to degradation of glycogen to glucose 6-phosphate followed by the formation of pyruvate। ठीक है। अच्छा जी, जब कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, कैटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए इसकी तोड़फोड़ होती है, तो इससे मुराद ये है कि हमारे साथ जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन क्या है, ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो हमारी बॉडी इसको क्या कर देती है, स्टोर कर देती है और स्टोर करके इसको ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। तो ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, ग्लूकोज की स्टोर्ड फॉर्म है, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो स्टोर्ड हुए होते हैं, जमा हुए होते हैं। तो ये ग्लाइकोजन जो है कन्वर्ट हो जाती है, इसकी जब तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, ठीक है। और इसी तरह से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट की फिर जीनोलाइसिस के ज़रिए जो है इसकी क्या हो जाती है, मज़ीद ब्रेकडाउन हो जाती है और इससे बन जाता है क्या, पायरुवेट बन जाता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए बनता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हाँ जी, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। यस सर। अच्छा जी, ये चीज़ें भी आप लोगों ने याद रखनी है। इसका जो डिफिनेशन है वो भी एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी जो डिफिनेशन है वो भी एग्ज़ाम में आ सकती है। अच्छा जी, कैटाबॉलिक पाथवे में जब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि आखिर में इसका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, ठीक है, पायरुवेट बनेगा। द पाथवे फ्रॉम पायरुवेट टू ग्लूकोज। अब जब पायरुवेट से ग्लूकोज बनते हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए बनते हैं, तो फ्रॉम ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कंस्टिट्यूट एनाबॉलिक पाथवे। जब ग्लूकोज अब ये हमारे साथ क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो स्मॉल मॉलिक्यूल से जब लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे तो फिर कौन सा पाथवे होगा, एनाबॉलिक पाथवे होगा, ठीक है। तो इसी वजह से ग्लूकोज से हमारे साथ जो ग्लाइकोजन बनते हैं तो फिर एनाबॉलिक पाथवे जो है ये क्या होती है, फॉलो होती है। एनाबॉलिक पाथवे जो है ये इसको प्रोसीड किया जाता है। और किस प्रोसेस के ज़रिए ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजीनेसिस के ज़रिए होता है। ग्लाइकोजीनेसिस किसे कहते हैं, ग्लाइकोजीनेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते हैं। जीनेसिस मतलब प्रोड्यूस एंड ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन। So glycogenesis is the process in which glucose is converted to form glycogen। ठीक है। यस सर। सो इट मींस कि जेनेसिस जो है वो एनाबॉलिक पाथवे है और जो लाइसिस है वो कैटाबॉलिक हाँ पाथवे है। बिल्कुल बिल्कुल। जीनेसिस का मतलब क्या है, जीनेसिस का मतलब प्रोड्यूस, बनाना, सिंथेसिस। और लाइसिस का मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन, ठीक है।
और फिर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब हुआ? ग्लूकोनियोजेनेसिस, वेरी गुड वेरी गुड, ग्लूकोज बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पर न्यू का क्या मतलब है? न्यू का मतलब नया सब्सटेंस, यूनिक सब्सटेंस, और ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसे कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन, प्रोटीन से क्या बनते हैं? प्रोटीन ये एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। प्रोटीन से हमारी बॉडी क्या करती है? बाज़ औक़ात ख़ास सर्टन कंडीशन में हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन से ग्लूकोज को बनाती है या ग्लाइकोजन को बनाती है। सो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, तो इस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो मतलब यह है कि इसमें एमाइनो एसिड से क्या बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आप लोग ऐसे करेंगे कि द प्रोसेस इन विच नॉन कार्बोहाइड्रेट molecule is converted into glucose is called ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल नहीं होता, प्रोटीन होता है या लिपिड होता है, तो प्रोटीन या लिपिड से क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो जिस प्रोसेस के ज़रिए प्रोटीन या लिपिड से ग्लूकोज बनता है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे, ठीक है। जी सर, यस सर। वेरी गुड। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं ग्लाइकोलाइसिस की तरफ। ग्लाइकोलाइसिस जो है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक कैटाबॉलिक पाथवे है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ होती है। ग्लाइको मीन ग्लाइकोजन एंड लाइसिस मीन टू कट ऑफ या टू ब्रेक डाउन या उसकी तोड़ फोड़ करना, ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस ये वो पाथवे होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, फिर ग्लूकोज की मज़ीद तोड़ फोड़ करके उसको पायरुवेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो ग्लाइकोलाइसिस इज द पाथवे फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज देट लीड टू पायरुवेट, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस ये वो पाथवे होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन करके उसको कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? पायरुवेट में। सिंपल डिफिनीशन है, एक लाइन डिफिनीशन है जो मैंने आपको बताया, बस इसी को अपने माइंड में रखे, बाकी याद करने की ज़रूरत नहीं है। A net of 2 molecule of ATP per molecule of glucose are produced by the substrate level phosphorylation। अच्छा जी, इसमें कहते हैं कि हमारे साथ इस दौरान जो टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो वो कितने होते हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो हमारे साथ क्या होते हैं? पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के दौरान, ठीक है। जब ये पूरा प्रोसेस एक ग्लूकोज जब मुकम्मल तौर पर मेटाबोलाइज हो जाता है, उसकी तोड़फोड़ हो जाती है, उसकी मुकम्मल तौर पर उससे एनर्जी को हासिल कर लिया जाता है, तो टोटल एनर्जी, टोटल एटीपी मॉलिक्यूल्स 40 होते हैं या 42 होते हैं, तो उसमें से 2 एटीपी मॉलिक्यूल स्टार्ट में यूज़ हुए होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल दरमियान में यूज़ हुए होते हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल फिर लास्ट में यूज़ होते हैं। तो आखिर में हमारे साथ जो नेट अमाउंट ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल आता है तो वो 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है एट द एंड ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज हमारे पास आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हमारे साथ एक मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारे साथ 2 एटीपी जो है वो टोटल हमारे पास क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। 4 प्रोड्यूस होते हैं लेकिन 2 रिएक्शन के दौरान यूज़ हो जाते हैं और 2 जो है वो रहते हैं। सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज द एम्बेडेड मेयर ऑफ पेरन पाथवे। एम्बेडेड मेयर ऑफ पेरन पाथवे, ये हमारे साथ 2 ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। एक हमारे साथ प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस की प्रेपरेशन होती है, मतलब ग्लूकोज को तैयार किया जाता है ब्रेक डाउन के लिए। और दूसरा हमारे साथ पे ऑफ फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है जिसमें ग्लूकोज की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 फेजेस है, इसको आगे हम पढ़ेंगे। इंतहाई सिंपल है, आप लोगों को जो है इसकी हवाले से परेशान नहीं होना। सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल आप लोगों ने इसको लेना है, ज़्यादा आपने डीप में नहीं जाना है। सबसे पहले अब अगर आप देखें
तो जब ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुवेट में। तो ग्लूकोज यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो कि ग्रीन सर्कल इससे सर्कल किया गया है, ठीक है। तो ग्लूकोज की जब तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, तो शुरू होते ही सबसे पहले हमारे साथ क्या चीज़ जाती है, एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्शन को, ताकि रिएक्शन जो है क्या हो जाए, आगे प्रोसीड हो जाए। तो एटीपी की मौजूदगी में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर यही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मज़ीद आगे इस पर रिएक्शन करते हुए कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। फ्रक्टोज 6 फास्फेट मज़ीद फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए यहाँ पर हम दोबारा दूसरा जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो हम दे देते हैं। एटीपी मॉलिक्यूल से क्या होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, रिएक्शन को, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड होता है। तो इससे हमारे साथ क्या चीज़ बन जाती है, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। मतलब यह है कि फ्रक्टोज में हमारे साथ कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 6 पर, मतलब कार्बन नंबर 1 पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है और कार्बन नंबर 6 पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हुआ होता है। तो इस वजह से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, बाई का मतलब क्या है, 2। सो 2 फॉस्फेट हमारे साथ इसमें फ्रक्टोज के साथ अटैच हुए होते हैं। फिर ये मजीद सर आगे, डाई क्यों नहीं लगेगा? जी सर हम डाई का मतलब 2 पढ़ रही थी, यहाँ बाई का मतलब 2 हो गया। डाई भी लिख सकते हैं, बाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी है, बाई का मतलब भी 2 है और डाई का मतलब भी 2 है, सही है, कोई मसला नहीं है। आप जी डाई सर। लगाते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपको कोई भी गलत नहीं कर सकता। डाई लगाते हैं, डाई लगा दे आप, सही है। अच्छा जी, फिर आगे मजीद जी ये सर। रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड होते हुए इससे क्या चीज़ बन जाती है, इससे ग्लेसर अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है। ग्लेसर अल्डिहाइड इसकी मजीद कैटाबॉलिज्म होते होते इससे बन जाता है 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट, इससे बन जाता है 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट। जब इससे बन जाता है तो इस दौरान 2 एडीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है, ये 2 मॉलिक्यूल जो है दरकार होते हैं इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। तो यहाँ पर 2 एडीपी मॉलिक्यूल जो है इस रिएक्शन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इसके नतीजे में एक हमारे साथ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है और इसके साथ साथ 2 एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फिर ये रिएक्शन आगे मजीद प्रोसीड करते हुए इससे हमारे साथ 2 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। फिर इसी तरह से ये मजीद आगे प्रोसीड करते हुए फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान फिर 2 एडीपी मॉलिक्यूल जो है ये कंबाइन हो जाते हैं रिएक्शन के साथ और इसको कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में और साथ में 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान हमारे साथ टोटल कितने एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं, 4 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर हमारे साथ बन गए। जबकि यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल ये और एक एटीपी मॉलिक्यूल ये, मतलब 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूज हुए थे और इसके नतीजे में हमारे साथ टोटल 4 एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये आ गए। ये रिएक्शन जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये पायरुवेट मज़ीद आगे कन्वर्ट होता है, मज़ीद इसकी कैटाबॉलिज्म होती है और इससे हमारे साथ टोटल 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये बहुत लेंथी रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप लोगों की जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए, उसको बनाने के लिए, जस्ट आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। वरना इस रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे एंजाइम भी यूज हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब सर आप ये लोग तो मैं जी जी भूल जाना है, इतने जो है। परेशान ना हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जब ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है तो ब्रेकडाउन शुरू होने से पहले सबसे पहले एटीपी मॉलिक्यूल आता है जो कि एनर्जी देता है। इसके साथ साथ एक कोफैक्टर आता है, ठीक है। तो कोफैक्टर ये आपके पास क्या है, मैग्नीशियम
आयंस है, ठीक है, जो कि कोफैक्टर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। और इसमें हमारे साथ जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। हेक्सोकाइनेज की मौजूदगी में, मैग्नीशियम कोफैक्टर की मौजूदगी में और एटीपी की मौजूदगी में ग्लूकोज की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। फिर फोस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को कन्वर्ट करती है फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट मज़ीद आगे प्रोसीड होने के लिए हमें एक और एटीपी मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और इसी तरह से ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में। फिर यहाँ पर अल्डोलेज एंजाइम जो है ये आ जाता है, जो कि इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट को कन्वर्ट करती है ग्लेसर अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे साथ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन जाता है। फिर यहाँ पर हमारे साथ एक और कोफैक्टर है NAD, ठीक है, जो कि ऑक्सीडाइज है, ठीक है, NAD प्लस। तो ये आ जाता है ग्लेसर अल्डिहाइड प्लस ग्लेसर अल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और इसके साथ साथ एक फॉस्फेट ग्रुप आता है, ठीक है। ये लेफ्ट साइड पर जो आपको नज़र आ रहा है जिसको मैंने ग्रीन लाइन से सर्कल किया, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये आ जाता है, ये रिएक्शंस करता है, इससे बन जाता है हमारे साथ 1,3 बाइफॉस्फेट ग्लिसरेट, ठीक है। फिर जब इसकी रिएक्शन मज़ीद आगे प्रोसीड होती है तो ADP मॉलिक्यूल आ जाते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं इसको 3-फॉस्फोग्लिसरेट में और इसके साथ एक ATP मॉलिक्यूल बन जाता है। फिर इसी तरह से 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है आगे आ जाता है, ठीक है, किसके ज़रिए, फोस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम के ज़रिए जो है ये आ जाता है हमारे साथ 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। फिर मैग्नीशियम कोफैक्टर की मौजूदगी में हमारे साथ क्या आ जाता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट आ जाता है। फिर पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाते हैं पायरुवेट में और इसके साथ हमारे साथ ATP मॉलिक्यूल आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक प्रोसेस, एक रिएक्शन होने के लिए कितने ज़्यादा एंजाइम, कोफैक्टर, ATP मॉलिक्यूल सारी चीज़ें मिलकर क्या करती है, रिएक्शन को प्रोसीड करती है। और ये सारी चीज़ें जो है सेल के अंदर हो रही होती है, ठीक है। एक छोटे से सेल के अंदर जो कि हमें नज़र नहीं आता, उसके अंदर ये पूरा निज़ाम जो है चल रहा होता है। सेकंड के लिहाज से ये पूरे रिएक्शन जो है तेज़ी के साथ हो रहे होते हैं बग़ैर किसी मिस्टेक के। तो ये भी अल्लाह की कुदरत की निशानी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस की तरफ। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सबस्ट्रेट सच एज लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड ग्लाइकोजेनिक एमाइनो एसिड। वही डिफिनीशन है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कम्प्लेक्स आपको बताया है। बाकी मतलब इसका जो है वही है जो कि मैंने आपको बताया था, जो आपने क्वेश्चन किया था कि ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या है। तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस ये एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से, सब्सटेंसेस से क्या बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। इट इज़ वन ऑफ द टू मेन मैकेनिज्म ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स यूज टू कीप ब्लड ग्लूकोज लेवल फ्रॉम ड्रॉपिंग टू लो, ठीक है। अच्छा जी, ये एक इमरजेंसी मैकेनिज्म है। ख़ास तौर पर ये तब होता है जब हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार मुकम्मल ख़त्म हो जाती है, ग्लूकोज मुकम्मल ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मतलब रोज़ों में जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हो जाती है तो ग्लूकोज को पैदा करने के लिए ग्लूकोज जो कि चूँकि हमारी बॉडी इसको कॉमनली यूज़ करती है, तो इस ग्लूकोज की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन आगे आ जाते हैं या लिपिड्स आगे आ जाते हैं और यही प्रोटीन लिपिड जो है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं ग्लूकोज में। किस प्रोसेस के ज़रिए? ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए, ठीक है। तो
ये एक हमारे साथ जो है ये एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है जो कि ह्यूमन दूसरे एनिमल्स में होते हैं। ये क्यों होता है? ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल को ड्रॉप होने से बचाने के लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है? हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से बचाने के लिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है। The other means of maintaining blood glucose is through the degradation of glycogen. इसी तरह से ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप होने से बचाने के लिए जो दूसरा तरीका है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, जिसमें ग्लाइकोजन जो स्टोर ग्लूकोज होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में, ठीक है? ग्लाइकोजन को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। तो ये एक दूसरा तरीका है जिसके ज़रिए जो ब्लड शुगर लेवल है उसको डाउन होने से बचाया जाता है या बचाता है हमारी बॉडी। सही है? अच्छा जी, इसमें क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस occur in all animal, plant, fungi, microorganisms. The reactions are essential the same in all tissues and all species. The important precursor of glucose in animals are three carbon compounds such as lactate, pyruvate and glycerol, as well as certain amino acid. पहली बात यहाँ पर ये की गई है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है तो ये तमाम एनिमल्स, प्लांट, फंजाई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है, ठीक है? ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तमाम टिश्यूज़ के लिए, तमाम स्पीशीज़ के लिए। कौन से टिश्यूज़? लिविंग टिश्यूज़, लिविंग स्पीशीज़ के लिए, ठीक है? क्योंकि इसके ज़रिए उनके बॉडी में जो ग्लूकोज़ का लेवल है उसको ड्रॉप होने से क्या किया जाता है? बचाया जाता है। अब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जिसके ज़रिए ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, तो इसमें एनिमल्स में हमारे साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें एलिमेंट्स इसके लिए आती है तो वो 3 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मतलब 3 कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड होते हैं, जिसमें लैक्टेट आ जाता है, पायरुवेट आ जाता है, ग्लिसरॉल आ जाता है और कुछ अमीनो एसिड्स भी आ जाते हैं। इन मैमल्स ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस मेनली इन द लिवर। मैमल्स मतलब वो जानदार जो कि दूध देने वाले होते हैं, ठीक है? उसको मैमल्स कहते हैं। तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है ये कहाँ पर होता है? लिवर में होता है, ठीक है? लिवर में होता है। अब ये भी एक एमसीक्यूज पॉइंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस वेयर? किडनीज में होता है, लंग्स में होता है या लिवर में होता है या हार्ट में होता है? तो ये लिवर में होता है, ठीक है? सही है ना? अच्छा जी जी, सर। जी मजीद, सर। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। एंड टू अ लेसर एक्सटेंट इन रेनल कॉर्टेक्स, और बहुत कम मिकदार में किडनीज में होता है, ठीक है? रेनल कॉर्टेक्स ये किडनी का एक पार्ट है जो कि यहाँ पर भी थोड़े मिकदार में जो है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस होता है, लेकिन कॉमनली ज़्यादातर ये लिवर में होता है। सो एग्जाम में अगर लिवर का ऑप्शन दिया हो तो आपने लिवर पर सिर्फ मार्क करना है, ठीक है? किडनी पर नहीं करना। The glucose produced passes into the blood to supply other tissues. जब ग्लूकोज प्रोड्यूस हो जाता है तो इसको आगे ट्रांसफ़र किया जाता है ब्लड के ज़रिए दूसरे टिश्यूज़ को। आफ्टर vigorous exercise, lactate produced by anaerobic glycolysis in skeletal muscles return to the liver and is converted to glucose. इसी तरह से जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल्स में एनएरोबिक रिस्पायरेशन की वजह से लैक्टेट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है? एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से स्केलेटल मसल में प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही लैक्टेट जो है हमारे लिवर में आता है और इसी लैक्टेट से जो है इसी लैक्टेट से क्या हमारे साथ बनते हैं? ग्लूकोज बनते हैं, विच मूव बैक टू मसल, जो कि दोबारा मसल्स की तरफ जाते हैं और वहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लाइकोजन में स्टोर्ड हो जाते हैं। सर्किट जिसे हम क्या कहते हैं? कोरी साइकिल कहते हैं, ठीक है? एक कोरी साइकिल सर्किट के ज़रिए ये मसल से आते हैं और फिर मसल में जाकर ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये ग्लूकोज स्टोर हो जाते हैं। अच्छा जी, द कोरी साइकिल क्या है? व्हाट इज कोरी साइकिल? इसको भी आप लोग समझे। द कोरी साइकिल नेम आफ्टर इट डिस्कवरर कैरल फर्डिनेंट Cori, and Gertie Cori is a metabolic pathway in which lactate produced by anaerobic glycolysis in muscle is transported
to the liver and converted to glucose when they return to the muscles and cyclically metabolize back to lactate। ठीक है, कोरी साइकिल जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? कार्ल फर्डिनेंड कोरी ने इसको क्या किया था? इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था। ठीक है, मुतारिफ कराया था। इसमें क्या होता है? इसमें एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के ज़रिए हमारे मसल में ये एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो इस वजह से लैक्टेट प्रोड्यूस होता है। तो यही लैक्टेट जो है इसको सेल्स लेकर लिवर में लाते हैं। ठीक है, लिवर जो है इस लैक्टेट को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में और इसको फिर दोबारा से बेच देता है कहाँ पर? मसल्स में। ठीक है, और इसी तरह से वहाँ पर ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है। तो इसी तरह से जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो स्टोर ग्लाइकोजन होता है वो दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। लैक्टेट जो बना होता है वो लिवर में आ जाता है, लिवर उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और इसी तरह से ये साइकिल होता रहता है। ठीक है, तो इसको कोरी साइकिल कहते हैं। They demonstrate the existence of a metabolic cooperation between the skeletal muscle working under the low oxygen condition and the liver. This cycle can be summarized as follow। ठीक है, तो इस साइकिल को जो है कैरल फर्डिनेंड ने जो है मुतारिफ कराया था। ठीक है, कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारे मसल को उस टाइम इमरजेंसी ऑक्सीजन देने के लिए